संप्रेषण प्रक्रिया में बाधाएं और इसको दूर करने के उपाय। संप्रेषण प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी बाधाएं आती हैं, प्रभावशाली संप्रेषण नहीं हो पाता। कई बार प्रभावशाली संप्रेषण प्रक्रिया में कई बार संगठनात्मक स्तर पर, भाषागत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और मनोवैज्ञानिक या अन्य स्तर पर बहुत सारे अवरोध आ जाते हैं और इसके कारण संप्रेषण और संग्राहक, जो संप्रेषण करता है, संप्रेषक है, और जो ग्रहण करने वाला है, उन दोनों के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। संप्रेषक कुछ और कहना चाहता है और जो ग्रहण करने वाला है वो कुछ और, उसको जानकारी कुछ और प्राप्त है, तो वहाँ पर गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। और संगठनात्मक रूप से भी संगठन के सदस्यों के मध्य बहुत बार इस प्रकार के बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और उससे उनके मध्य गलतफहमी पैदा हो जाती है। इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? और कई बार तो जब संगठनात्मक स्तर पर कर्मचारियों के मध्य सही ढंग से संप्रेषण नहीं हो पाता तो उनके मनोबल में भी गिरावट आ जाती है। तो उसको दूर करने के उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, चाहे वो पक्षापक्ष हो या अन्य रूप हो। वहाँ पर बाधाओं को मुख्यतः 3 रूपों में दूर किया जा सकता है। 3 उसके रूप हो सकते हैं जिससे कि प्रभावशाली संप्रेषण हो। 3 रूपों में उसको दूर किया जा सकता है। पहला है मनोवैज्ञानिक रूप से, और इसके अंदर मनोवैज्ञानिक रूप में बच्चों को समझाना चाहिए जो प्रारंभ में नहीं समझ पा रहे हैं वो आगे चलकर महान भी हुए। इसलिए बच्चों को ये नहीं समझे कि वो बिल्कुल समझेंगे ही नहीं, वो समझेंगे, बस आवश्यकता है उनको सही ढंग से समझाने की। तो बच्चों को सही ढंग से समझाएं, बालकों को समझाएं, बच्चों को प्रेरणा देते रहे लगातार, प्रोत्साहन देते रहे। बच्चों को प्रेरणा और प्रोत्साहन, जिससे कि वो अपनी बात को समझेंगे। इसी प्रकार से आत्मविश्वास के लिए उनको प्रेरक कहानियां सुनाना, प्रेरक कहानियां, उसके माध्यम से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रश्न, जो कि कठिन प्रश्न, जिनको कठिन प्रश्न समझ में नहीं आते या जो कठिन प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, उनको सरल प्रश्न पूछें। सरल प्रश्न, उनको इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि वो उत्तर दे पाएंगे। जब सही उत्तर देता है तो उनको शाबाशी दें, सही उत्तर पर शाबाशी दें। यदि उत्तर गलत है तो उसको एकदम से ये नहीं कहे कि ये गलत है, बल्कि कौन सा अंश गलत है उसको समझाए, गलत उत्तर पर समझाना।
झिड़के नहीं उनको, और बच्चों को खुद गलती सुधारने का मौका दे। बालकों को खुद गलती सुधारने का मौका दे। उनको खुद से उनकी गलतियां सुधारने का मौका देना चाहिए, और हतोत्साहित करने वाले संबोधन नहीं करे कभी भी। तू तड़ाके से कभी क्लास में बात नहीं करे, हतोत्साहित करने वाले। ना करे बालकों को। तो ये मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जिसके कारण बालक आगे बढ़ते हैं। बालकों को जो संप्रेषण के मध्य जो बाधाएं हैं वो दूर होगी, बालक आगे बढ़ेंगे। यदि वो नहीं समझ पा रहे तो उनको बार बार समझाए, उनको प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे, प्रेरक कहानियों के माध्यम से आत्मविश्वास पैदा करें। जो कठिन उत्तर नहीं दे पा रहे उनको सरल प्रश्न पूछे, सही उत्तर पर शाबाशी दे, गलत उत्तर पर उनको समझाए भी, और खुद गलती सुधारने का मौका उनको दे, हतोत्साहित ना करे। दूसरा है भौतिक रूप से। भौतिक रूप इसका क्या है? बाधा दूर करने का भौतिक रूप। भौतिक रूप से किस प्रकार बाधाएं दूर करेगा? संप्रेषण के मध्य जो बाधाएं आती हैं उसको भौतिक रूप से किस प्रकार दूर की जाए। तो शिक्षण के लिए पर्याप्त कमरे हो, बोर्ड हो, श्रव्य दृश्य सामग्री हो, पर्याप्त, ये सारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक संसाधन जैसे कमरे, बोर्ड, श्रव्य दृश्य सामग्री, और भी इसी प्रकार के जो साधन हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री हैं, वो उपलब्ध होनी चाहिए। हाँ जी, वो उपलब्ध हो। वो उपलब्ध हो, और शिक्षकों को शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए उनको वास्तविक वस्तु, चित्र, मॉडल, नमूने, पत्र पत्रिकाएं, कहानियों के कटआउट आदि का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? वास्तविक वस्तु, अगर वास्तव में अगर आप कक्षा में उसको ला सकते हैं, जैसे पृथ्वी को समझाना है तो पेड़ की पत्ती आप ला सकते हो, लेकिन यदि पृथ्वी को समझाना है तो पृथ्वी नहीं ला सकते, या तो ग्लोब ला सकते हो आप। विश्व के बारे में अध्ययन करवाना है तो विश्व का मानचित्र ला सकते हो, भारत का मानचित्र ला सकते हो, भारत को समझाना है तो जो चीज़ लाई जा सकती है उसको चीज़ को लाओ, और जो नहीं लाई जा सकती उसको उसके मॉडल या चार्ट लाओ। तो हम कहते हैं शिक्षकों के रोचक बनाने के लिए या तो वास्तविक वस्तु, या मॉडल, चार्ट, इसी प्रकार से जो पत्र पत्रिकाएं, कटआउट, इनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उनके मध्य जो संप्रेषण है वो सही ढंग से हो पाए। क्योंकि जब वो देखेंगे, जब उनके पास भौतिक संसाधन, कमरे होंगे पर्याप्त रूप से और पर्याप्त संख्या में बैठने के लिए कमरे होंगे तो सही ढंग से समझ पाएंगे। नहीं तो एक ही कमरे में यदि 2 कक्षाएं चल रही तो समझ भी नहीं पाएंगे।
कमरे और कमरों के आकार भी सही हो, उनके सामने बोर्ड हो, द्रव्य दृश्य सामग्री हो इस विद्यालय में, इसका प्रयोग हो, वो उपलब्ध होने चाहिए। इसी प्रकार से जब अध्ययन करवाएंगे उस समय वास्तविक वस्तु या मॉडल या चार्ट जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसका प्रयोग करने, उसका प्रयोग किया जाए ताकि संप्रेषण सही ढंग से हो। आप अगर संसार में कुछ समझाना, प्राकृतिक रूप से आप समझाना चाहते हैं तो संसार के प्राकृतिक मानचित्र से आप समझाओगे तो सही समझेंगे। लेकिन आप ऐसे ही कहोगे कि यूरोप में यहाँ पर ये पर्वत हैं, भारत के उत्तर में हिमालय हैं, ये यहाँ पर हैं, इस जगह पर हैं, तो वो सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मानचित्र को सही दिखेगा कि यहाँ पर क्या है, तो वो सही ढंग से समझ पाएंगे, संप्रेषण सही ढंग से हो पाएगा। तीसरा है सामाजिक रूप। तीसरा है सामाजिक रूप। इसका संप्रेषण को बाधा, संप्रेषण की बाधा दूर करने का सामाजिक रूप। संप्रेषण की बाधा दूर करने का सामाजिक रूप। तो बच्चों की अनुपस्थिति और शाला त्याग को कम करने के लिए अभिभावकों से संपर्क करें। जब बालक अनुपस्थित रहते हैं या विद्यालय छोड़ देते हैं तो उसके लिए अभिभावकों से संपर्क आवश्यक है। अभिभावकों से संपर्क बहुत आवश्यक है। उनको संपर्क करके समझाए कि बालक अनुपस्थित रह रहा है, ज़्यादा स्कूल भेजे या बालकों को बीच में स्कूल नहीं छोड़ने दे। ताकि जैसे मान लीजिए एक बालक है, एक पाठ चल रहा है और इसके बीच में वो 2 दिन नहीं आया, 4 दिन अगर वो पाठ को अध्ययन करवाता है शिक्षक और बीच में अगर 2 दिन वो बालक नहीं आया तो वो पूरा उसको नहीं समझ पाएगा। समझने के लिए निरंतर उपस्थिति आवश्यक है, रेगुलर उपस्थिति आवश्यक है और इसके लिए अभिभावकों से संपर्क बहुत ही आवश्यक है। विद्यालय में बच्चों के द्वारा बनाई गई सामग्री है उसका प्रयोग अभिभावकों के सामने प्रदर्शित करें, जैसे विज्ञान मेले हैं, प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी। इसी प्रकार से जो साहित्य के रूप में कविताएं, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है उसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित करें। यानी अभिभावकों के सामने प्रदर्शित करना बहुत आवश्यक है। और इसी तरह से जो समुदाय हैं उनको शाला गतिविधियों की तरफ आकर्षित करें। समुदाय को शाला गतिविधियों की तरफ आकर्षित करें। जिससे बालक के अभिभावक उनको समझाएंगे बालकों को कि बीच में अनुपस्थित नहीं रहे, बीच में कक्षा छोड़कर नहीं जाए। तो अभिभावकों का भी उसमें बहुत ही आवश्यक है रोल। इसी प्रकार से सामाजिक संदर्भ में अगर हम देखें तो टीचर का हंसमुख स्वभाव वाला होना, बात करने का उसका ढंग, बड़ों के प्रति उनका आदर, इस प्रकार के गुण टीचर के अंदर अगर होंगे, शिक्षक के अंदर अगर होंगे तो उसको छात्र देखेगा क्योंकि शिक्षक के सामने छात्र बहुत देर तक रहता है तो उससे वो गुण पैदा होंगे और इन गुणों से समुदाय में घनिष्ठता स्थापित करे। समुदाय के अंदर सिर्फ और सिर्फ कक्षा के अंदर नहीं, संपूर्ण समुदाय में भी इस प्रकार से एक घनिष्ठता उत्पन्न करे। अपने स्वभाव से संपूर्ण समुदाय में घनिष्ठता पैदा करे। अपने स्वभाव से समुदाय में घनिष्ठता पैदा की जाए।
इन माध्यमों से, इन विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, तरीका हो, भौतिक रूप हो या सामाजिक रूप हो, इन माध्यमों से संप्रेषण प्रक्रिया में जो बाधाएं आती हैं, कक्षा कक्ष के दौरान संप्रेषण प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं, जो बालक नहीं समझ पाता है, उसको दूर किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से बालकों को समझाने से, उनको प्रेरणा और प्रोत्साहन देने से, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने से, और यदि उनको कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उस प्रकार के प्रश्न पूछे जो उनको आ रहे हैं, जो जिसका उत्तर वो दे सकते हैं, ताकि उनका आत्मविश्वास पैदा होगा उनमें। और इसी प्रकार से जो गलत जवाब अगर किसी प्रश्न बालक ने दिया है तो उसको कक्षा के सामने न ठोके, उसको समझाए। और इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं, बहुत सारी जो गलतियां हैं, वो उसको सुधारने का मौका दे, हतोत्साहित करने वाले संबोधन नहीं करे। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका हो सकता है संप्रेषण की बाधा को दूर करने का। इसी प्रकार से अगर भौतिक रूप में अगर देखा जाए तो उच्च विद्यालय के अंदर पर्याप्त कमरों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, श्रव्य दृश्य सामग्री की व्यवस्था, और जो मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन या भौतिक संसाधन वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। सिर्फ उपलब्ध ही नहीं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि छात्रों के मध्य, अध्यापक और छात्रों के मध्य जो संप्रेषण हो रहा है, उस संप्रेषण में कहीं भी कोई बाधा नहीं आए। यदि अध्यापक किसी चार्ट या मॉडल के द्वारा समझाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करेगा, तो छात्र जल्दी समझ पाएगा। इसलिए इन दोनों के मध्य TLM होना बहुत आवश्यक है। शिक्षक उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे, श्रव्य दृश्य सामग्री का, जिसके अंदर वास्तविक वस्तु हो सकती है। यदि कोई वास्तविक वस्तु अगर कक्षा कक्ष में ला सकते हैं तो वास्तविक वस्तु लाकर समझाए। यदि नहीं ला सकते हैं तो उनका मॉडल हो सकता है, उनका चार्ट हो सकता है, उसके द्वारा समझाए। कहानियों के कटआउट हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाएँ हो सकती हैं, उसके द्वारा समझाए, ताकि संप्रेषण की जो बाधा है उसको दूर किया जा सके। और सामाजिक रूप में अगर हम देखें तो बच्चों की यदि कोई अनुपस्थिति है, यदि इसे मान लीजिए एक पाठ है, वो यदि 4 दिन चल रहा है, यदि बालक बीच में एक दिन नहीं आया, एक दिन अनुपस्थित रहा, तो उसका जो बीच का जो हिस्सा है वो नहीं समझ पाएगा। जब वो नहीं समझ पाएगा तो उसके आगे वाला हिस्सा भी नहीं समझ पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए निरंतर उपस्थिति बहुत आवश्यक है, कक्षा कक्ष में निरंतर उपस्थिति बहुत आवश्यक है। और उसके लिए अभिभावकों से संपर्क बहुत आवश्यक है। अभिभावकों के संपर्क से ही निरंतर उपस्थिति हो सकती है। बिना अभिभावकों के संपर्क से निरंतर उपस्थिति संभव नहीं होती। इसलिए सामाजिक रूप से अभिभावकों से संपर्क स्थापित करें। बालकों की जो विभिन्न जो मॉडल और चार्ट जो बालक बनाते हैं, उनको प्रदर्शन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जैसे विज्ञान मेले हैं, इस प्रकार की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उसको कविता पाठ, लेख, निबंध प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करें। उस समय अभिभावकों को भी बुलाए। विद्यालय में अभिभावकों की उपस्थिति भी आवश्यक है। जब अभिभावक उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ, हमारा बालक विद्यालय में निरंतर रूप से जाना चाहिए। उसके लिए और इसी के साथ साथ समुदाय को आकर्षित करने के लिए अपने स्वभाव को इस प्रकार का रखें कि उनमें घनिष्ठता पैदा हो, जिससे उनके जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो बहुत ही प्रभावशाली हो पाएगी। इस प्रकार सुनने और बोलने के जो आवश्यक संप्रेषण कौशल हैं, उसके अंदर जो संप्रेषण प्रक्रिया होती है उसको दूर किया जा सकता है इन विभिन्न माध्यमों से। थैंक यू। नेक्स्ट कल अपन देखेंगे
प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता है और कक्षा कक्ष में प्रभावशाली संप्रेषण किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और संप्रेषण के जो कौशल हैं उसका विकास किस प्रकार होता है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।